हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। Hello everyone, welcome to Vishnu Economics School. So in this video we are going to discuss unenforceable contracts. इससे पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ही जो एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिफरेंशिएट किया है, उसी में हम अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे। इससे पहले वाले कुछ वीडियोस प्राइवेट वीडियोस हैं जो आपको विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल ऐप पर मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे कोर्स के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो अब एक कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब वो वैलिड तो हो, जब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो कहलाए, लेकिन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी वो केपेबल ना हो इन कोर्ट ऑफ लॉ। एक अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो होता है लेकिन वो केपेबल नहीं होता कोर्ट ऑफ लॉ में। अब एक कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, इसके रीजंस डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसे दो रीजंस हैं जिनमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो पहला रीजन है टेक्निकल डिफेक्ट। अब एक कॉन्ट्रैक्ट में टेक्निकल डिफेक्ट कैसे आ सकता है, तो मान लेते हैं कोई भी एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें रजिस्ट्रेशन कराना उस कॉन्ट्रैक्ट का इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो दो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाती, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन वो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट था लॉ के अंडर, लेकिन दोनों पार्टीज ने उस कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर नहीं करवाया या उस कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में नहीं लिया जब उसकी राइटिंग होना इम्पोर्टेंट था। जैसे आर्बिट्रेशन के केस में, जो भी आर्बिट्रेशन के थ्रू कोई ट्रेडिंग होती है तो उस केस में आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट्स को रिटर्न में होना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अगर दो पार्टीज ऐसा करती हैं कि आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर नहीं करवाती तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। मतलब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो होगा लेकिन वो एक कोर्ट ऑफ लॉ में बाइंडिंग नहीं होगा। मतलब अगर दोनों में से कोई भी पार्टी ब्रीच करती है कॉन्ट्रैक्ट का तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो अपने लॉसेस जो है वो रिकवर नहीं कर सकती। तो पहला रीजन तो हुआ टेक्निकल डिफेक्ट, जो कि हो सकता है नॉट रजिस्टरिंग और राइटिंग द कॉन्ट्रैक्ट के केस में। When it is important to do। और जो सेकेंड रीजन है वो है टाइम बेयर्ड डेट्स। अब हम टाइम बेयर्ड डेट्स किनको कहते हैं, जो टाइम बाउंड होते हैं, जो लिमिटेशन एक्ट के अंदर, जैसे बिल्स रिसीवेबल्स या पेएबल्स, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिनको हम कहते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में। और इसका एक सिंपल एग्जांपल है जिससे हम इसको समझ सकते हैं, वो है चेक्स। अब मान लेते हैं आपने मुझे एक चेक दिया एक पेमेंट के अगेंस्ट। तो अब मान लेते हैं कि आपने मुझे पेमेंट करनी है 5000 रुपीज़ की और आप ये पेमेंट मुझे चेक के थ्रू करते हैं, और अब मेरे पास वो चेक है 5000 रुपीज़ का और ये मैं इन कैश तभी करवा पाऊंगी जब मैं विद इन 3 days इस
चेक को डिपॉजिट कर दूं बैंक में। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मैं 3 डेज के अंदर अंदर इस चेक को डिपॉजिट नहीं करती हूँ, तो इस केस में 3 दिन बाद अगर मैं बोलूँ कि आपने मुझे 5000 रुपीज़ की पेमेंट नहीं करी, तो उस केस में आप लीगली बाउंड नहीं होंगे कि आप मुझे 5000 रुपीज़ दें, क्योंकि अब ये एक अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है अब। और ये एक टाइम बेयर डेट था जो आपने मुझे दिया था एक चेक के थ्रू, और XYZ रीजंस की वजह से मैं चेक को 3 डेज के अंदर अंदर बैंक में डिपॉजिट नहीं करवा पाई और मुझे मेरे 5000 रुपीज़ नहीं मिलते हैं और उनको मैं आपसे अब दोबारा रिकवर भी नहीं कर सकती। तो इस केस में हमने देखा कि आपके और मेरे बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन टाइम बेयर डेट होने की वजह से जो मैंने 3 दिन के अंदर अंदर एक्सरसाइज नहीं किया, तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट है वो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और इसमें जो एग्रीव्ड पार्टी है, यानी कि मेरे पार्ट पर ऐसा होगा कि मैं उसको अब रिकवर भी नहीं कर पाऊंगी। सिर्फ एक ही केस में ऐसा हो सकता है कि मुझे ये 5000 रुपीज़ मिल जाए, वो है आपके पार्ट पर। मतलब अगर आप बोलें कि आप फिर से मुझे एक चेक दे देंगे 5000 रुपीज़ का, फिर मैं उसको इन कैश करवा पाऊंगी। तो ऐसा सिर्फ दोनों पार्टीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ही हो सकता है कि जो अग्रीव्ड पार्टी है वो अपने लॉसेस रिकवर कर पाए। इस केस में आप लीगली बाउंड नहीं है मुझे वो 5000 रुपीज़ का चेक दोबारा देने के, क्योंकि आप ये मुझे पहले दे चुके हैं और इसमें मेरे पार्ट पर ग्लिच है कि मैंने उस चेक को 3 डेज के अंदर अंदर इन कैश नहीं करवाया। तो सिर्फ ऐसा आप ही कर सकते हैं कि आप मुझे दोबारा 5000 रुपीज़ दे दें, और आप ऐसा करने के लिए लीगली बाउंड भी नहीं है और मैं किसी भी लीगल रेमेडी के लिए एंटाइटल्ड नहीं हूँ। So in the next video we will discuss illegal contracts and difference between illegal and void agreements. So that's it for this video. Thank you.